हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जनरल साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में लगभग इस चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलता है। इस वीडियो में यह चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है क्योंकि हमने हर एक टर्म को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया हुआ है। साथ ही हमारे इस वीडियो का एक खासियत और है, हमने हर एक टॉपिक के बाद उस टॉपिक से पिछले वर्षों में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी डिस्कस किया हुआ है। इससे क्या होगा कि आपको वह टॉपिक तो समझ में आएगा ही, साथ ही आप यह भी समझ पाएंगे कि उस टॉपिक से पिछले वर्षों में किस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके आने वाले प्रश्न किस प्रकार के होंगे और वह टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट होगा। अगर आपको इस चैप्टर में दिक्कत होती हो और इस चैप्टर के प्रश्न नहीं बनते हैं तो यह वीडियो पूरा देखें, आपके लिए ही यह वीडियो है। तो लेट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक पॉइंट से हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये तो काफ़ी बेसिक पॉइंट है पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। एसिड टेस्ट में सावर यानी खट्टा होता है। आपको ध्यान में रखना है, एसिड स्वाद में खट्टा होता है और यह ब्लू कलर लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है। आपको ध्यान में रखना है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये तो भी बेसिक पॉइंट, पर इससे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर ड्राई HCl गैस मतलब सूखा HCl गैस को लिटमस पेपर से पास करने पर लिटमस पेपर में क्या चेंजेस होगा। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ बात कर रहे हैं सूखा HCl गैस का। वह जब लिटमस पेपर से पास कराया जाएगा तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, यह प्रश्न है। यह कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है जो कि हाल के वर्षों में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर सूखा HCl गैस रहेगा और लिटमस पेपर भी सूखा रहेगा तो लिटमस पेपर के कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा कलर होगा वैसा ही कलर रहेगा। यहाँ आपको ध्यान में रखना है, अगर सूखा HCl गैस रहेगा और लिटमस पेपर को गीला भिगो दिया जाए तब उसका कलर चेंज करेगा। पर अगर सूखा HCl गैस या सूखा कोई भी एसिड का गैस और उसको लिटमस पेपर से पास कराया जाएगा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब एसिड लिक्विड फॉर्म में रहता है या फिर मॉइस्चर या फिर गीला फॉर्म में रहता है तब वह जाके H+ में टूटता है और उसी के कारण लिटमस का कलर चेंज होता है। हमने अभी देखा एसिड सावर इन टेस्ट यानी खट्टा होता है स्वाद में और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है। यहाँ पे आप बात करते हैं बेस यानी क्षार के बारे में। बेस टेस्ट में बीटर होता है, बीटर यानी कड़वा होता है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है और यह रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करता है, यानी लाल लिटमस पत्र को नीला लिटमस पत्र में चेंज कर देता है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है और बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है जब लिटमस पेपर को एसिड सॉल्यूशन में डाला जाता है या फिर बेस सॉल्यूशन में डाला जाता है। तो देखते हैं इससे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पिछले वर्षों आए हुए हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एसिड टर्न्स डैश है लिटमस टू एसिड, अम्ल लिटमस पेपर को कौन कलर में चेंज करता है। तो अभी डिस्कस किए हुए एसिड लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कलर में चेंज करता है। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज करता है जबकि बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं, इंडिकेटर यानी सूचक, वैसा मटेरियल यानी पदार्थ जो इंडिकेट करे, मतलब ऐसा पदार्थ जो कि हमें बताए कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अगर आप उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर चेंज दूसरा होगा, बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर चेंज दूसरा होगा, या फिर
एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे उसका गंध दूसरा निकलेगा और बेसिक सॉल्यूशन में उसका गंध दूसरा निकलेगा। मतलब किसी प्रकार से वह इंडिकेट करे कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसे इंडिकेटर यानी सूचक कहते हैं। तो ये इंडिकेटर बहुत तरह के होते हैं जो नेचुरली हमें प्राप्त होते हैं, उसे नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर हैं। लिटमस हमने अभी डिस्कस किया, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिटमस बैगनी कलर का होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम जानते हैं कि लिटमस एसिड सॉल्यूशन में ब्लू से रेड हो जाता है, बेस सॉल्यूशन में रेड से ब्लू हो जाता है, पर उसका नेचुरल कलर क्या होता है? उसका नेचुरल कलर पर्पल यानी बैगनी होता है। जब वह निकाला जाता है तो वह बैगनी कलर का होता है। तो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि लिटमस पेपर को अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाला जाए तो उसका कौन सा कलर होगा? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। लिटमस पेपर अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाला जाए तो उसका कलर में कोई चेंजेस नहीं होगा, वह अपना नेचुरल कलर में ही होगा। तो कौन सा कलर होगा? वो पर्पल कलर में होगा। लिटमस पेपर लीचेन प्लांट से निकाला जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लिटमस पेपर कौन से प्लांट से प्राप्त किया जाता है? तो लीचेन प्लांट से प्राप्त किया जाता है। लीचेन प्लांट थैलोफाइटा समूह से बिलोंग करता है। लीचेन प्लांट थैलोफाइटा समूह का एक प्लांट है। हमने इस चैनल में क्लासिफिकेशन पर काफ़ी वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा से लेकर सभी क्लासिफिकेशन को डिटेल से देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि लीचेन जिससे कि हमें लिटमस प्राप्त होता है वह थैलोफाइटा समूह से बिलोंग करता है। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। आगे देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसे हम बनाते हैं नेचुरल इंडिकेटर के हेल्प से। सिंथेटिक इंडिकेटर होगा मिथाइल ऑरेंज और फेल्पथिलीन। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट सिंथेटिक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज और फेल्पथिलीन। आगे देखते हैं ओलाफैक्टरी इंडिकेटर यानी गंधीय सूचक। ये क्या होता है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध मतलब जिनका ऑर्डर अम्लीय यानी एसिडिक मीडियम और क्षारीय यानी बेसिक मीडियम में बदल जाती है। मतलब ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनका गंध एसिडिक मीडियम में कुछ अलग होता है और बेसिक मीडियम में कुछ अलग होता है। उससे हम उस गंध से पकड़ पाते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। उस प्रकार के पदार्थ को हम ओलाफैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं यानी सब्सटेंस होते हैं जिनका गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसे ओलाफैक्टरी इंडिकेटर बोला जाता है। जैसे कि वेनिला, लौंग का तेल, प्याज का टुकड़ा, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि ओलाफैक्टरी इंडिकेटर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक से पिछले वर्षों में आए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, द नेचुरल इंडिकेटर इज, निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। हमने अभी डिस्कस किया मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर है। जबकि लिटमस अभी डिस्कस किया, लिटमस और टर्मरिक यानी हल्दी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, लिटमस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे लिटमस की प्राप्ति होती है? मतलब लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिटमस हम किससे प्राप्त करते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। बैक्टीरिया गलत है, फंगस गलत है, अलगी गलत। हमने अभी डिस्कस किया था लिटमस हम लीचेन प्लांट से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड यानी अम्लों का रासायनिक गुणधर्म। अभी तक हमने अम्लों के कुछ बेसिक पॉइंट देखे, उसके बाद हमने इंडिकेटर के बारे में भी जाना। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स यानी अम्लों के कुछ रासायनिक गुणधर्म। क्या होता है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल से? जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है यानी धातु से अभिक्रिया करता है अम्ल,
तो वह सॉल्ट यानी लवण देता है और हाइड्रोजन गैस उससे रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस उससे निकलता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको यह ध्यान में रखना है कि जब एसिड यानी अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है यानी रिएक्ट करता है तो वह सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो आपको ये दोनों चीज़ ध्यान में रखने हैं कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। आखिर क्या होता है, मेटल जो होता है वो एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और उसके बाकी से कंबाइन होकर सॉल्ट का निर्माण कर देता है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, जब एसिड मेटल से रिएक्ट कराता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है पर पूछे जा सकते हैं, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट कराता है तो क्या होता है। जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट कराएगा यानी अम्ल से अभिक्रिया कराएगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। तो ध्यान में रखना है। तो चलिए इस टॉपिक से पिछले वर्षों में आए प्रश्नों को देखते हैं। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। तो अभी हमने देखा धातु जब अम्लों से रिएक्ट करती है यानी अभिक्रिया करती है तो क्या क्या देती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो आपको ध्यान में रखना है, जब धातु एसिड से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देती है। आगे देखते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह क्या होता है, यह होता है इस रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में तो वो क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं और वाटर देते हैं, उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं यानी उदासीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करते हैं और उस अभिक्रिया में लवण और जल प्राप्त होता है। आखिर क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो दोनों आपस में न्यूट्रल होकर सॉल्ट का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, बेस और एसिड रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है और वाटर का निर्माण कर रहा है। तो ये इक्वेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे एक और इक्वेशन दिया हुआ है, मेटल ऑक्साइड और एसिड जब अभिक्रिया करता है तो वह सॉल्ट और वाटर का निर्माण करता है। यहाँ भी सॉल्ट और वाटर का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब है कि ये एसिड है तो यह बेस होगा, तब जाके यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे न्यूट्रल हो रहा होगा एसिड मेटल ऑक्साइड से, इसका मतलब है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है यानी क्षारीय होता है नेचर में मेटल ऑक्साइड, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए यहाँ पे सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो यह न्यूट्रल होके सॉल्ट और वाटर का निर्माण कर रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इस टॉपिक से पिछले वर्षों के आए प्रश्नों को देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, वह प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। तो अभी हमने देखा कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वह न्यूट्रल हो जाते हैं और सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे देखते हैं डाइल्यूशन यानी तनुकरण। आप दो वर्ड सुनते होंगे किसी चीज़ में, जैसे कि कंसनट्रेटेड HCl, डाइल्यूटेड HCl, कंसनट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूटेड H2SO4।
तो ये क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है। जैसे कंसंट्रेटेड बोलते हैं तो वह पूरी तरह से प्योर होता है, उसमें वाटर की मात्रा नहीं होती है, तो वह कंसंट्रेटेड हो गया। जब हम उसको वीक करते हैं, जैसे कि कंसंट्रेटेड HCl है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम उसको वीक करते हैं, तो उसमें वीक करने के लिए हम उसमें कुछ पानी मिलाते हैं। क्या होता है, एसिड को वीक करने की प्रक्रिया, उसमें वाटर मिला के उसको डाइल्यूट करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, डाइल्यूशन कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विथ वाटर, एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं। रिजल्ट में क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H+ आयंस, H+ आयंस किस में होता है, एसिड में होता है, और OH- आयंस किस में होता है, बेसिक में होता है, पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाइल्यूशन। और उस एसिड को क्या कहा जाता है, डाइल्यूटेड। जैसे अभी बताए थे कि कुछ सुना होगा कंसंट्रेटेड और कुछ सुनते हैं डाइल्यूटेड, तो अब समझ में आ गया डाइल्यूटेड क्या हो गया, उसमें वाटर मिला के उसके H+ कंसंट्रेशन और OH- कंसंट्रेशन को एसिड और बेस में कम किया जाता है, उसी को डाइल्यूशन बोलते हैं, यानी तनुकरण प्रक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H+ और OH-, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होता है, जैसे कि कोई एसिड जैसे लिक्विड फॉर्म में होता है तो H+ आयन में टूटा हुआ होता है। जिस सॉल्यूशन में H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होती है तो हम उसे बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। जिस सॉल्यूशन में H+ आयन की मात्रा कम होती है तो हम उसको बोलते हैं वीक एसिड सॉल्यूशन है, मतलब वह कमज़ोर अम्ल है, और जिसमें H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होती है वह स्ट्रॉन्ग अम्ल है। तो हम पानी जब इसमें मिलाते हैं तो इसमें H+ आयन की मात्रा घटती है। घटती किस प्रकार है, पर यूनिट वॉल्यूम में पानी मिल रहा है तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, पर H+ आयन स्थिर है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में H+ आयन की मात्रा घट जाएगी। इस प्रकार हम उस एसिड को थोड़ा सा वीक करते हैं वाटर के मिलाने से, वह फिर डाइल्यूटेड एसिड हो जाता है, यानी तनुकरण एसिड बन जाता है वाटर के मिलाने से। तो इसी प्रक्रिया को डाइल्यूशन कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम अभी बताएं कि H+ आयन की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है वह स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल होता है, और जिसमें कम पाई जाती है वह दुर्बल अम्ल होता है। तो यहाँ पे वाटर में जो एसिड ज़्यादा H+ आयन रिलीज करता है या फिर लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा H+ आयन रिलीज करता है वह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जबकि जो लेस H+ आयन रिलीज करता है वह क्या होता है, वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल होता है। इसी तरह बेस के केस में होता है, जो OH आयंस ज़्यादा रिलीज करता है वाटर में वह स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, जबकि जो OH आयन कम रिलीज करता है वाटर में वह वीक बेस हुआ। पर आपको यह ध्यान में रखना है कि सभी बेस वाटर में डिजोल्व नहीं होते, कुछ बेस वाटर में घुलते हैं, उसको कुछ स्पेशल नाम दिया गया है। जो बेस वाटर में सोलूबल होते हैं उसको अल्कली कहा जाता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है, यानी अल्कली और या फिर क्षार कहा जाता है जो बेस वाटर में घुलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इस टॉपिक से देखते हैं पिछले वर्षों में आए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड। सभी एसिड में कौन सा एलिमेंट कॉमन पाया जाता है, कौन सा तत्व सभी अम्लों में पाया जाता है। तो अभी तक हमने इतना डिस्कस किया कि वाटर में H+ आयन देता है, ज़्यादा H+ आयन देता है वह स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, कम H+ आयन देता है वह वीक एसिड हो गया। उस H+ आयन को पर यूनिट वॉल्यूम में हम कम करते हैं, उसमें वाटर मिला के उसको डाइल्यूशन करते हैं। तो हमने यहाँ पे बार बार जिक्र किया कि H+ आयन ये तो आपको ध्यान में हो गया होगा कि हाइड्रोजन सभी एसिड यानी अम्ल में कॉमन होता है। अगला टॉपिक है pH स्केल। यह इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा।
अभी तक हमने देखा इंडिकेटर की सहायता से हमने यह पता लगाया कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है या कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, पर हम इंडिकेटर की सहायता से यह नहीं जान पाते थे कि कौन सा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, यानी कि कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। यह हम इंडिकेटर की सहायता से नहीं जान पाते थे। इसका मेजर हम पीएच स्केल की सहायता से करते हैं, जो कि बहुत सारे इंडिकेटर की सहायता से बनाया गया है। यह क्या करता है? यह एक प्रकार का स्केल है जो मेजर करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करता है पीएच स्केल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पीएच स्केल में पी का फुल फॉर्म हो गया पोटेंज, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर यानी शक्ति। तो आपको ध्यान में रखना है पीएच स्केल में पी का फुल फॉर्म हो गया पोटेंज, जिसका अर्थ होता है पावर यानी शक्ति, जबकि एच का अर्थ हो गया हाइड्रोजन, यानी पीएच का अर्थ हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल का मेजर 0 से 14 तक होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। पीएच स्केल का मेजर 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 मिडिल में होता है, जो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन को शो करता है। आपको ध्यान में रखना है 7 जो पीएच स्केल में शो करता है वह न्यूट्रल सॉल्यूशन को शो करता है। पीएच का मेजर 7 न्यूट्रल सॉल्यूशन को शो करता है। 7 से नीचे के मेजर एसिडिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, जबकि 7 से ऊपर के मेजर बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। आपको ध्यान में रखना है ये बात, यानी कि 0 सबसे एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, जबकि 14 सबसे बेसिक को इंडिकेट करेगा, सबसे बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करेगा। तो आपको ध्यान में रखना 7 से जितने छोटे नंबर पे जाएंगे वह उतना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा, जबकि 7 से जितना ऊपर का नंबर इंडिकेट करेगा वह उतना ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन होगा। अगर आपके पास दिया जाता है 3 सॉल्यूशन का पीएच, जैसे कि पहला सॉल्यूशन का 0, दूसरा सॉल्यूशन का 1, तीसरा सॉल्यूशन का 2, चौथा सॉल्यूशन का 3, तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक 0 होगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा 4 बेसिक सॉल्यूशन दिया रहेगा, जिसमें पहला का 8 होगा, दूसरा का 9, तीसरा का 10, चौथा का 14। आपसे पूछा जाएगा कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो आपको ध्यान में रखना 14 सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, उसके बाद 10, उसके बाद 9 और उसके बाद 8 पीएच वाला सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि पीएच स्केल में एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन का मेजर कैसे होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा pH 5 एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, तो आपको ध्यान में रखना है ये 7 से छोटा है, यानी कि यह एसिडिक सॉल्यूशन होगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि pH 10 एसिडिक सॉल्यूशन को शो कर रहा है या बेसिक सॉल्यूशन को, तो आप देखेंगे कि 7 से ज़्यादा है तो यह बेसिक सॉल्यूशन को शो कर रहा है। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे। अभी हमने देखा pH का मेजर 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 से कम pH एसिडिक नेचर शो करता है, जबकि 7 से ज़्यादा का pH बेसिक नेचर को शो करता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 होता है, ये हमने अभी देखा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 होता है। 0 से 7 तक बढ़ता pH घटता हुआ एसिडिक नेचर को दर्शाता है। 0 से 7 तक बढ़ रहा है जो pH वो घटता हुआ एसिडिक नेचर को दर्शाता है, यानी 0 सबसे एसिडिक होगा, 1 उससे कम, फिर 2, 3, 4 जो कि हमने अभी डिस्कस किया। आगे है 7 से 14 तक का pH बढ़ता हुआ बेसिक नेचर को दर्शाता है, यानी 14 सबसे बेसिक होगा, फिर 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा एसिडिक बोलने का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना। ये हमने पीछे भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, इसलिए हमें नहीं लगता कि इसमें आपको दिक्कत होगा। ज़्यादा एसिडिक यानी H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना, जबकि ज़्यादा बेसिक यानी OH आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना। तो चलिए इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं।
जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोल इन सब भी में सबसे अम्लीय है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, pH 0 का, pH 6 का, pH 1 का, pH 7 का। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जिस सेवन से जितना कम pH होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, तो 0 सबसे कम pH हो गया, इसीलिए यह सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जा रहा है, नीला लाल रंग में परिवर्तित हो रहा है, यानी ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो रहा है, तो उसका pH कितना होगा, उसका pH की संभावना कितनी होगी, यह आपको पता लगाना है इन चारों ऑप्शन में। तो आपको पहले ध्यान देना है कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में किस में चेंज होता था, एसिडिक सॉल्यूशन में चेंज होता था, तो किसका pH एसिडिक होगा, अब आपको ये पता लगाना है। तो 7 न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया, 8 बेसिक सॉल्यूशन का pH हो जाएगा, 9 बेसिक सॉल्यूशन का, यहाँ पे D जो 6 है जो कि एसिडिक सॉल्यूशन का pH है, तो इसका आंसर D हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, pH 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है, 7 से 14 में जो pH का इंक्रीजमेंट हो रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने अभी डिस्कस किया था 0 से 7 तक का pH में एसिडिक नेचर डिक्रीज कर रहा है, यानी H+ कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, जबकि 7 से 14 तक में बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि OH कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे OH कंसंट्रेशन किस में इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन OH कंसंट्रेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। आगे प्रश्न है, pH स्केल रेंज कितना होता है, pH पैमाने की सीमा होगी। तो अभी हमने पढ़ा, बार बार ही इस बात को हमने डिस्कस किया कि pH रेंज की सीमा 0 से 14 तक होती है, तो ये इसका आंसर C हो जाएगा। अगला प्रश्न है, pH ऑफ वाटर, यहाँ पे प्योर वाटर की बात कर रहा है। अगर सिंपली वाटर बोले तो भी आपको समझना है कि वहाँ पे प्योर वाटर की बात कर रहा है, और आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, उसका pH कितना होगा, 7 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A 7। अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।